नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम चर्चा करेंगे प्रभाजी आसवन या हमारी जो गैस है, वायु में विभिन्न प्रकार की गैस मिली होती है। तो वायु में गैसों का जो मिश्रण होता है वो समांगी प्रकार का मिश्रण होता है और समांगी प्रकार के मिश्रण से उसके अवयवों को पृथक करना सामान्य विधि से पृथक नहीं होते हैं। सामान्य विधि से मेरा तात्पर्य ये है स्टूडेंट्स कि आप देखेंगे कि यदि हम इसे छानकर या चुनकर ऐसे इन्हें अलग नहीं कर सकते, तो यहाँ आसवन विधि द्वारा आसवन विधि से इन गैसों को वायु में जो गैसों का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, इनको अपन पृथक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसकी एक सामान्य विधि से आप चर्चा करता हूँ कि क्या होता है, इसमें कौन सी प्रोसेस फॉलो होती है। वो प्रोसेस की यदि मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स वायु, हम जो वायुमंडल की वायु है उस वायु को लेते हैं, उसमें उच्च दाब और न्यूनतम ताप पर क्या करते हैं, इसको संपीड़ित करते हैं और संपीड़ित करने से यह वायु है वो द्रवित हो जाती है, द्रव की तरह हो जाती है और इस द्रवित वायु को फिर हम क्या करते हैं, इसे आसवन कॉलम में डालते हैं और इसे आसवन क्रिया विधि से गुजारते हैं, जिससे अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग गैसें पृथक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, अभी लिख कर भी बताऊंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि क्वथनांक की बात करें तो ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, एक बार देखिए ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, नाइट्रोजन है, इन सब की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन स्टूडेंट्स हम बात करते हैं 1-183 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो अपनी क्वथनांक इतने टेम्परेचर पर वो है वापस वाष्पीकृत हो जाती है, भाप बन जाती है। हमें उच्च दाब और न्यूनतम ताप पर क्या किया, इसको द्रवित कर लिया। अब यह लिक्विड फॉर्म में है, इसे हम धीरे धीरे आसवन विधि से गर्म करेंगे, टेम्परेचर को बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि -183 पे ऑक्सीजन पृथक हो जाएगी और -186 पे ऑर्गन है और -196 पर जाएंगी तो नाइट्रोजन पृथक हो जाती है। इनके आयतन प्रतिशत भी अलग अलग होते हैं। ऑक्सीजन का है अपने पास 20.9 है, ऑर्गन का 0.9 है और जैसे अपन बात करें कि नाइट्रोजन है वो 78.1% आयतन पर ये पृथक हो जाते हैं। और इस प्रकार हम इस क्रिया विधि से वायु में जो मिश्रण है गैसों का उसे आसवन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। ये मैंने आपको बोलकर इसके बारे में बताया। इसकी क्रिया विधि, इसका डायग्राम, इसकी प्रोसेस, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं प्रभाजी आसवन यानी वायु के मिश्रण को, यानी वायु में उपस्थित गैसों को पृथक करने की आसवन जो विधि है। मैं यहां पर ये लिखता हूं सिंपल वे में कि वायु से गैसों को पृथक करने की आसवन विधि। कौन सी विधि? आप पृथक करने की आसवन विधि। इसके बारे में हम अभी विस्तार से पढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं वायु से गैसों को पृथक करने की आसवन विधि के बारे में। स्टूडेंट्स जरा देखिए गौर से, यहां पर मैं आपको इस प्रोसेस में ले चलता हूं। हम वायुमंडल की और जो वायु है उसको यहां से प्रवेश करवाते हैं। देखिए यहां से प्रवेश करवाते हैं, फिर यहां पर उच्च दाब बना जाता है और निम्न ताप बना जाता है, तो फिर भी गर्म अवस्था में रहती है वायु। तो यहां पर ये गर्म वायु इधर से यहां पर एक्चुअली दबाव ही बनाया जाता है, यानी दाब ही यहां पर उच्च होता है, ताप निम्न अभी आगे जब चलेगी तब होगा। यहां पर निम्न ताप मैंने लिखा है बट यहां पर ताप निम्न नहीं होता है। ताप निम्न कहां होगा मैं बताऊंगा मैं। यहां पर गर्म वायु यानी दाब इसमें अधिक हो गया बट अभी भी गर्म है, यह द्रवित अवस्था में नहीं आई है।
यहाँ पर हम बहुत शीतल ठंडा पानी इस नली से प्रवेश करवाते रहेंगे, इसके अंदर से पानी घूमता रहेगा, पानी इधर बाहर निकलता रहेगा, पानी इसमें चलता रहता है। जब ये गर्म वायु से संपर्क में आती है तो इसका तापमान कम हो जाता है, टेम्परेचर निम्न हो जाता है। लो टेम्परेचर पे ये गैस इधर से इस नल से प्रवेश करती है और यहाँ पर पृथक करने वाली एक परत बनती है, जिसमें से ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे अपन शुष्क जल कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क जल से भी बोलते हैं, तो वह जो शुष्क जल है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पर पृथक हो जाती है। और वो जो गैस है द्रवित रूप से जब यहाँ से ठंडी होकर आई तो द्रवित रूप में जो गैस है वो यहाँ पर इस कॉलम में प्रवेश करती है। ये द्रवित रूप की जो गैस है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहां तक बात कर चुके थे कि ये जल यहां से इस शीतल जल के प्रवाह के कारण ये गर्म वायु ठंडी होती है और ठंडी होकर यहाँ पर द्रव्य वायु के रूप में यहाँ पहुंच जाती है। इस छानक द्वारा, इस पृथक द्वारा जो ठोस CO2 है, जिसे अपन शुष्क बर्फ कहते हैं, ये ठोस CO2 ये शुष्क बर्फ या पृथक हो जाती है। फिर ये द्रव्य वायु जब इस प्रभाजी आसवन कॉलम में पहुंचती है तो यहाँ अलग अलग टेम्परेचर पर हमने बात की थी कि ऑर्गन और नाइट्रोजन, ऑर्गन -186 और नाइट्रोजन 196 पर 186 और 196 पर ये दोनों पृथक हो जाते हैं और ये दोनों गैस यहाँ से बाहर निष्कासित हो जाती है। अब हम बात करें तो यहाँ पर ऑर्गन और नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर ऑर्गन हो गया, ठीक है। और फिर जो यहाँ पर द्रव अवस्था में ऑक्सीजन होती है वो आगे इस पात्र में जाकर एकत्रित होती रहती है। तो ये था वायु से गैसों को पृथक करने की आसवन विधि। और इस विधि में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वायुमंडलीय जो वायु होती है जिसमें विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है और ऐसा मिश्रण होता है जो समांगी मिश्रण हो, और समांगी मिश्रण में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये सब गैसें यहाँ पर किस प्रकार से आसवन विधि द्वारा पृथक होती है, ये आपने अभी यहाँ पर देखा। और इस पूरे डायग्राम को बुक में से अच्छी तरह देखकर अपनी नोटबुक में उतारना है। बहुत सुंदर इस जो मैंने बनाया उससे काफ़ी सुंदर आप बना सकते हो और वो बनाएं, और इसकी पूरी प्रक्रिया को नोटबुक में हमें लिखना भी है और समझना भी है। स्टूडेंट, ये था प्रभाजी आसवन द्वारा वायु से गैसों को पृथक करने की विधि। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमने यहाँ पर वायु में से गैसें पृथक की है, उन गैसों को यदि हम उनके क्वथनांक के अकॉर्डिंग यदि अरेंज करें, आपको तालिका बनानी है नोटबुक में और उनको उनके क्वथनांक के अकॉर्डिंग तालिका में लिखना है। मैंने बताया था कि -183 पे ऑक्सीजन क्वथनांक होता है उसका, ऑक्सीजन का -183, और जो हमारे ऑर्गन है उसका होता है -186 और नाइट्रोजन का 196 क्वथनांक होता है तो डिग्री सेल्सियस में। तो इसको आप एक तालिका बनाकर अपनी नोटबुक में लिखें। आगे चलिए हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हमारे जब जल का शुद्धिकरण, आजकल आरओ वगैरह, आरओ का मतलब होता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस जो पानी का जो बहाव है उससे विपरीत दिशा में पानी को बहाकर उसमें से अशुद्धियां दूर की जाती है। रिवर्स ऑस्मोसिस उसका कंप्लीट नाम है आरओ का। अब देखिए, यदि हम सामान्य रूप से बिना आरओ की सहायता से यदि जल का शुद्धिकरण करें तो वो जल, उसमें मिनरल्स भी खत्म नहीं होते हैं। आरओ के जल में से मिनरल्स भी नष्ट होते हैं, पानी है वो ज़्यादा लाभकारी नहीं होता है। हालांकि उसमें से अपन देखें फ्लोराइड की मात्रा कम हो सकती है, बाकी मिनरल्स भी फ्लोराइड के साथ साथ उसमें से कम हो जाते हैं। बट अपन यदि बात करें स्टूडेंट्स कि सामान्य विधि से यदि जल को अपन शुद्ध करें तो कैसे करें, मैं यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जरा देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास में कि ये हमारे पास मान लो इधर जल का टैंक है। एक मिनट लेता हूं मैं कि मान लो जहां पर हमारा पानी है, जहां पर पानी हमने एकत्रित कर रखा है, टंकी है बड़ी या पात्र है पानी का, जो एकत्रित जल है उसमें से हम पानी को लेते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल वे में मैं डायग्राम बना रहा हूं
यहाँ पर ये पानी का हमारा टैंक है, पात्र है, यहां से हमने पानी लिया। ओके, और पानी लेकर इस पानी को एक इस प्रकार के टैंक में हमने डाला। देखिए आराम से इसको ऐसे ऐसा क्यों किया, आप समझ रहे हैं इसको क्यों किया? इसमें क्या होगा कि जो पानी आएगा तो जो मोटी अशुद्धियां हैं वो यहां पर ही रुक जाएगी। ठीक है, और पानी है वो इसमें से ये पात्र थोड़ा सा ऊपर रहता है, यहाँ पर इस पानी का प्रेशर थोड़ा ऊपर होता है, इसको थोड़ा सा आप चाहो तो नीचे बना दूं मैं। ये लीजिए, ये यहाँ से पानी गया इसमें से, और दूसरे ऐसे ही पात्र में फिर पानी जाएगा। ओके, ऐसे ही पात्र में पानी फिर जाएगा। यहां पर निलंबन वाली जितनी भी अशुद्धियां यानी जो पानी में एक्चुअल में घुलती नहीं है, जैसे मिट्टी कण वगैरह है वो घुलते नहीं है, वो यहां पर आकर जम जाएंगी। यानी यहां पर निलंबित होने वाली जितनी भी अशुद्धियां हैं वो यहां पर पृथक हो जाती है। ठीक है, और यहां से फिर ये पानी है जो आगे की ओर प्रवाहित होता है। अब आगे जो पानी जहां जा रहा है उस पात्र को देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से वो बनाया जा सकता है। अपने पास में अपन बना सकते हैं खुद। यहां पर मोटे कंकड़ रखेंगे, तलहटी में बड़े बड़े कंकड़, मोटे कंकड़। ठीक है, उसके बाद बारीक कंकड़, दूसरी परत होगी कि बारीक कंकड़। ठीक है, उसके बाद यहां पर बालू की परत होगी, मोटी बालू होती है ना, बालू मिट्टी, उसकी परत। यानी यहां पर क्या है, यह है बालू की परत, और ये जो है वो है बारीक कंकड़, और ये जो सबसे नीचे है ना वो होते हैं मोटे कंकड़। ठीक है, आप देखिए इस तरह से पानी क्या होगा कि यहां से जो पानी का जल स्रोत है, टैंक वगैरह, यहां से पानी इधर आएगा, यहां पर जल प्रवेश करेगा, और यहां पर मोटी अशुद्धियां हटेगी, इसमें जल प्रवेश करेगा, यहां पर निलंबन वाली अशुद्धियां नीचे बैठ जाएगी, फिर पानी इधर प्रवेश करेगा, फिर इसमें जाएगा, इन सब में मिलेगा, मिक्स होगा पानी, और फिर यहां पर हम ये शुद्ध होने के बाद पानी यहां से निकलेगा, इन सब में से गुजरते पानी जाएगा, और फिर पानी यहां पर एक यहां पर क्लोरीकरण, जो सूक्ष्म जो जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए पानी का यहां पर क्लोरीनीकरण किया जाता है। फिर जो शुद्ध पानी होता है वो पाइप वगैरह की सहायता से हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है, घरों तक सप्लाई दी जाती है। इस प्रकार हम इस विधि द्वारा पानी को बहुत शुद्ध कर सकते हैं। हम प्राकृतिक रूप से यहाँ पर पानी को शुद्ध कर सकते हैं, जिसमें मिनरल्स भी खत्म नहीं होते हैं और पानी शुद्ध भी हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा बहुत ही अच्छी प्रोसेस है ये। हम हमारे स्तर पर बिना किसी रासायनिक पदार्थों की या बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के जल को शुद्ध कर सकते हैं, और इसमें कोई विद्युत खर्च नहीं है, कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, और ये सामान्य प्रक्रिया है।
आगे चलिए स्टूडेंट्स, हम यदि बात करते हैं कि किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त किया जाता है। इसको बोर्ड पे एक बार आंसर देख ले, मैं साइड में हो जाता हूँ, अच्छी तरह देख लें इसको। और इस प्रक्रिया से हम जल शुद्ध कर सकते हैं और आप इसको देखकर अपनी फेयर नोट में इसको जरूर से बनाएंगे। इसका डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं, इसके जो पार्ट्स उनके नाम लिख दो, ये बहुत है और इससे आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है स्टूडेंट्स कि कॉपर सल्फेट यानी जल के मिले कॉपर सल्फेट के जो घोल है उससे शुद्ध कॉपर कैसे प्राप्त किया जाता है। वो देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इस प्रक्रिया में कि एक चीनी मिट्टी का जो प्याला होता है, उस चीनी मिट्टी के प्याले में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीकरण है। चीनी मिट्टी की प्याले में हम वो घोल लेंगे जिसमें जल और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिले, कॉपर सल्फेट मिला हुआ है, उसको अपन सामान्य कमरे के तापमान पर उसको एक रखेंगे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ कॉपर लगभग 5 ग्राम 10 ग्राम कॉपर अपन उस चीनी मिट्टी की प्लेट में रखकर उसको पानी से अच्छी तरह से उसको घोल लेंगे, संतृप्त विलयन बना लेंगे और फिर उसको अपन अशुद्ध कॉपर जो हमने 5 ग्राम लिया था या 10 ग्राम लिया था उसको चीनी मिट्टी के प्लेट में घोल लिया और उसे हम धीरे धीरे वाष्पीकृत करेंगे। वाष्पीकृत करने से जो जल है वो मतलब वाष्पीकृत हो जाता है और फिर हम उसे कमरे के तापमान पर थोड़ा दिन भर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो हम देखेंगे कि काफ़ी मतलब 8-10 घंटे के बाद हमें उस प्लेट में क्रिस्टल के रूप में शुद्ध कॉपर जो है वो हमें कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। तो कॉपर जो शुद्ध कॉपर हमें जो प्राप्त करना है किससे, यानी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट जो प्राप्त करना है उसके क्रिस्टल हमें उस प्लेट में मिलते हैं और इस जो क्रिस्टल मिलते हैं ये प्रक्रिया जो है उसे बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। इस प्रकार हम अशुद्ध कॉपर के नमूने से शुद्ध कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि ये पोर्शन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और अच्छी तरह से होमवर्क करें। प्रत्येक डायग्राम नीट एंड क्लीन आपकी नोटबुक में होना चाहिए। अच्छी तरह मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।